Good morning to all of you. Today we will have the most important question of income tax law and practice for the students of BCom semester 3. The question we are going to look now is one of the most important question for final examination as well as your mid semester examination. The question is, how is the residence of SSC determined for income tax purpose? इनकम टैक्स पर्पस के लिए करदाता के निवास स्थान का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो ये सवाल का जवाब आज हम लोग देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपको हर वर्ष किसी न किसी रूप में फाइनल एग्जामिनेशन में आता ही आता है, इसीलिए मैं इसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन कह रहा हूं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस से tax incidence on an SSC depends upon his residential status. The word tax incidence का मतलब आप समझिए कर का भार, कर भार। SSC का मतलब आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं। SSC मीन्स द पर्सन जिसकी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट की जा रही है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग जाने तो SSC is the person whose tax liability is being computed, ठीक है, depends on his residential status. रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया उसका निवास स्थान, कि उसका क्या स्टेटस है, ये हम लोग देखेंगे अभी आगे। आज तो पूरा क्लास इसी पे हम लोगों का बेस्ड है, तो देखेंगे हम लोग। कहने का मतलब है कि भारत में किसी भी एसएससी के कर का निर्धारण या उसका कर का भार डिपेंड करता है उस व्यक्ति के निवास स्थान पे, कि उस व्यक्ति की रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो क्या है। भारत में किसी भी व्यक्ति के कर का निर्धारण या कर भार का निर्धारण उस एसएससी के निवास स्थान पर डिपेंड करता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की टैक्स कंप्यूट करने से पहले उसके रेसिडेंशियल स्टेटस की जानकारी होना अत्यधिक जरूरी है। The residential status of an SSC is determined with reference to his residence in India during the previous year. तो किसी भी व्यक्ति के रेसिडेंशियल स्टेटस की गणना उसके द्वारा भारत में बिताए गए दिन, जो उसने प्रीवियस ईयर में बिताए हैं भारत में, जितने दिन उन्होंने रहा है, वो भारत में जितने दिन रहे हैं, उसी के आधार पर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कि भारत में पिछले वर्ष या उसके पूर्व के वर्षों में यह व्यक्ति कितने दिनों तक रह चुका है, उसी के आधार पर उसके निवास स्थान की गणना की जाती है। Therefore, the determination of the residential status of a person is very significant in order to find out its tax liability. ये सिंपल से बात बोल रहा है कि इसीलिए किसी भी व्यक्ति की टैक्स लाइबिलिटी, कर का निर्धारण करते समय उस व्यक्ति के रेसिडेंशियल स्टेटस की जानकारी होना जरूरी है। अब आपको कंफ्यूजन होता होगा कि रेसिडेंस और सिटीजनशिप क्या एक ही चीज है? तो रेसिडेंस और सिटीजनशिप अलग अलग चीज है। हो सकता है कि वो रेसिडेंस है बट सिटीजन नहीं है, यह हो सकता है कि वो सिटीजन है इंडिया का लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस उसका इंडियन का नहीं। जैसे नॉन रेसिडेंशियल NRI जो होते हैं वो सिटीजन तो होते हैं लेकिन रेसिडेंस
नहीं होते हैं यहाँ पे। तो दे बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप से टैक्स का कुछ भी लेना देना नहीं है, कर भार का कुछ भी लेना देना नहीं है। वो किस पे डिपेंड करता है, तो बस एक चीज पे, और वो है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। नाउ वी कैन से कि रेसिडेंशियल स्टेटस की जानकारी करना क्यों जरूरी है। तो जरूरी इसलिए है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के कर का निर्धारण उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के कर की गणना करने से पहले उस व्यक्ति के रेसिडेंशियल स्टेटस की जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल आइदर मे बी ऑफ टू टाइप्स, one is resident and second one is non resident। रेसिडेंट हो सकता है या हो सकता है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट को हम लोग बोलेंगे निवासी, और नॉन रेसिडेंट को कहा जाएगा अनिवासी। निवासी और अनिवासी। उसके बाद है रेसिडेंट, फिर से दो कैटेगरी में बढ़ गया है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और नेक्स्ट है रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यहाँ पर होगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ठीक है। तो देखा जाए तो तीन तरह से हम लोग बोल सकते हैं। पहला हो जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा हो जाएगा रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, ROR, RNOR और NR, ठीक है। अब भाई ये रेसिडेंट कब होगा, कब ये होगा, कब वो होगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं। बोलता है एज पर सेक्शन 6 an individual may be a resident and ordinary resident in India, resident but not ordinary resident in India, और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। मीन्स कोई भी एक व्यक्ति या तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकता है, या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है। The following are the two sets of conditions for determining the residential status of an individual। किसी भी इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए दो कंडीशंस दिए गए हैं, दो सेट्स ऑफ कंडीशंस दिए गए हैं। उन कंडीशंस के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, कौन सा व्यक्ति रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और कौन सा व्यक्ति नॉन रेसिडेंट है। तो उन कंडीशंस को नाम यहाँ पे मैंने दिया है बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। तो देयर आर टू बेसिक कंडीशंस एंड देयर आर टू एडिशनल कंडीशंस। दो बेसिक कंडीशन भी हमारे पास हैं और दो एडिशनल कंडीशंस भी हमारे पास हैं। अभी वो बेसिक कंडीशन क्या है वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि दो बेसिक कंडीशन है और दो एडिशनल कंडीशन है। उसी के आधार पर अगर हम लोग डिसाइड करें कि कौन सा रेसिडेंट है और कौन सा नॉन रेसिडेंट है, तो वो किस तरह से किया जाएगा। तो एक छोटा सा टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है, आप इसको देखिए, इससे आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तीन कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम का नाम दिया गया है टाइप्स ऑफ रेसिडेंट, दूसरा कॉलम का नाम मैंने दिया है बेसिक कंडीशन, और तीसरे कॉलम का नाम दिया गया है एडिशनल कंडीशन, ठीक है। तो पहला है
रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मीन्स कौन व्यक्ति जो है वो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा? तो बोलता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने एनी ऑफ द टू बेसिक कंडीशंस, वन ए और बी, आइदर ए और बी को सेटिस्फाई कर लिया, मीन्स देयर आर टू बेसिक कंडीशंस ए एंड बी। तो अगर कोई व्यक्ति दो बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी सेटिस्फाई कर ले और बोथ द एडिशनल कंडीशन दैट इज वन एज वेल एज टू, दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, दो बेसिक कंडीशन भी है हमारे पास, तो वह व्यक्ति जो है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। मीन्स अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, देख लीजिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास दो बेसिक कंडीशन है, दो बेसिक है जिसका नाम मैंने दिया है ए एंड बी। मेरे पास दो एडिशनल कंडीशन भी है जिसका नाम मैंने दिया है वन एंड टू। तो बोलता है यदि कोई भी इंडिविजुअल दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक पूरा कर ले, चाहे ए को पूरा कर ले चाहे बी को पूरा कर ले, और एडिशनल कंडीशन का दोनों पूरा करे, मीन्स टोटल वो तीन कंडीशन पूरा कर रहा है, एक बेसिक और दो एडिशनल, तब वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा बोलता है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन माना जाएगा? तो बोलता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई करे, मीन्स एनी ऑफ द टू बेसिक कंडीशन, बट he does not satisfy any of the additional condition, मीन्स बेसिक का केवल एक कर रहा है लेकिन एडिशनल का एक भी नहीं कर रहा है, तो वैसे केस में रेसिडेंट तो वो होगा लेकिन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट कब माना जाएगा? जब वो नन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ही नाइदर सेटिस्फाई कंडीशन ए नॉर बी, देन ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। तो यहां पर जो खेल है वो दो बेसिक कंडीशन और दो एडिशनल कंडीशन के बीच में ही खेला जा रहा है। आप देख रहे हैं यदि कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशंस में से कोई एक भी सेटिस्फाई कर देता है और एडिशनल का दोनों कर लेता है तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर कोई भी इंडिविजुअल बेसिक का एक करता है और एडिशनल का या तो एक करता है या तो नहीं कर पाता है, तब वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। और अगर कोई रेसिडेंट बेसिक को ही पूरा नहीं करता है तो उसके लिए एडिशनल कोई मायने नहीं रखता है, वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आने के बाद या इस टेबल को देखने के बाद आपके मन में अब एक सवाल बहुत आता होगा कि सर ये जो बेसिक कंडीशन ए है और जो बेसिक कंडीशन बी है, ये एडिशनल कंडीशन 1 एंड 2 है, ये आखिर में है क्या? वो क्या बेसिक कंडीशंस? ठीक है, तो ये जो बेसिक कंडीशन अब मैं बताने वाला हूं ये आपको याद रखने की चीज है, समझने की चीज है। ठीक है, कि बेसिक कंडीशन में क्या होता है आखिर। तो ये टेबल तो मैंने अभी आपको बताया, जब मैं आपको बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन बताऊंगा उसके बाद भी इस टेबल को मैं दोबारा एक बार फिर से आपके पास लाऊंगा सो दैट अब आप कोरिलेट कर सके उस चीज को। तो हम लोग आते हैं अब बेसिक कंडीशंस की तरफ। तो दिस इज अवर फर्स्ट बेसिक कंडीशन, दिस इज अवर फर्स्ट बेसिक कंडीशन, इसलिए इसका नाम भी मैंने दिया है देख लीजिए बेसिक कंडीशन ए। तो बेसिक कंडीशन ए में एक यहाँ पे चार्ट बनाया गया है, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ लिखा गया है, प्रीवियस ईयर 1920 प्रीवियस ईयर, दिस इज अवर प्रीवियस ईयर, एंड यहाँ पे लिखा गया है असेसमेंट ईयर 2021 2020-21। तो हम लोगों का असेसमेंट ईयर जो है वो 20-21 है, और असेसमेंट ईयर के ठीक पहले का वर्ष, दिस इज योर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाला वर्ष क्या होता है?
प्रीवियस ईयर कहलाता है। प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न की जाती है और असेसमेंट ईयर में टैक्स की कंप्यूटेशन करके टैक्स का भुगतान किया जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था डिफरेंट टर्म्स में। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करके हम लोगों ने एक टॉपिक किया था, वहां पे मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में बता चुका हूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पर क्या बोलता है, पहला कंडीशन बेसिक का कि he is in India for a period of 182 days or more in the relevant previous year means अगर कोई भी इंडिविजुअल रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया हमारे असेसमेंट ईयर से ठीक पहले वाले वर्ष में, अगर वो 182 दिन या उससे ज्यादा दिन रहा हो, तब हम लोग कह सकते हैं कि दैट इंडिविजुअल हैज सेटिस्फाइड द बेसिक कंडीशन। दैट इंडिविजुअल हैज सेटिस्फाइड द बेसिक कंडीशन। ठीक है, तो हमारा असेसमेंट ईयर है 20-21, प्रीवियस ईयर 19-20। तो अगर 19-20 में कोई भी व्यक्ति भारत में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा हो, तो यह कहा जाएगा कि उसने पहले बेसिक कंडीशन को पूरा कर लिया। ठीक है, अब इस 182 दिन के बारे में थोड़ा सा कुछ रूल्स है जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। अभी हम लोग आते हैं दूसरे बेसिक कंडीशन की तरफ। तो दूसरा बेसिक कंडीशन देखिए, थोड़ा सा पहले वाले से चेंज है। ये क्या बोलता है कि ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर। ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द relevant previous year, during the relevant previous year means 19-20 में, and also for 365 days or more during 4 years immediately preceding the relevant previous year। means relevant previous year को छोड़ करके उसके पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर के वो कितना दिन रहा हो, 365 दिन, और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहा हो, 60 दिन। तो यह कहा जाएगा कि उसने दूसरे बेसिक कंडीशन को भी पूरा कर लिया। इसको अगर हम लोग ड्राइंग के थ्रू प्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से होगा। Our assessment year is 2020-21, relevant previous year is 19-20। ठीक है, तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में बोलता है कितना दिन रहना है, 60 डेज रहना है। तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर। ठीक है, प्लस कर दो, समझ लो यहाँ पर उसके 4 के पूर्व वर्षों में। तो 4 का पूर्व वर्ष तुम्हारा हो जाएगा 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16। इन 4 के पूर्व के वर्षों में कुल मिलाकर के वो कितना दिन रहा हो, 365 डेज और मोर। समझ में आ गया? मीन्स रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके उसके ठीक पूर्व के 4 वर्षों में 365 डेज रहा हो, तब कहा जाएगा कि उसने दूसरे बेसिक कंडीशन को भी पूरा कर लिया। ओके, चलिए, तो देयर आर 2 बेसिक कंडीशंस जो हम लोग अब देख चुके हैं। पहला था प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा, और दूसरा था प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर प्लस 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर। तो दे आर 2 बेसिक कंडीशंस। नाउ वी विल मूव ऑन and have a look at additional conditions. But before moving to the additional conditions, let us discuss some exceptions to basic conditions. जो बेसिक कंडीशन हम लोगों ने देखे, उन बेसिक कंडीशंस में कुछ एक्सेप्शंस हैं। उन एक्सेप्शंस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बोलता है कि in the following two cases an individual needs to be present in India for a minimum of 182 days or more in order to become resident in India instead of 60 days as stated in second basic condition. तो सेकंड बेसिक कंडीशन में जो 60 दिन वाला रूल है, मीन्स ये वाला,
ये वाला, इसका कुछ एक्सेप्शन है। अभी हम लोग देख रहे हैं, एक्सेप्शन देख रहे हैं। इसका कुछ एक्सेप्शन है कि इन दो परिस्थितियों में 60 दिन के जगह पर 180 दिन माना जाए। तो वो कौन सी दो परिस्थितियां हैं? तो पहला बोलता है कि एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया, एक भारतीय बोल सकते हैं हम लोग, भारतीय ओरिजिन का व्यक्ति या भारतीय नागरिक बोल सकते हैं, हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो भारत को छोड़ करके जा रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और एन इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। मीन्स अगर कोई मेंबर ऑफ इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन करके जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, या फिर कोई भारतीय नागरिक एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया से बाहर जा रहा है, तो उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 डेज की जगह पर 182 डेज ही लगाया जाएगा। और दूसरा एक्सेप्शन कहा जा रहा है यहाँ पे, एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति इंडिया घूमने आता है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जैसे होता है ना कि अमेरिका में बसा हुआ उसका पूर्वज लोग भी बसा हुआ और वो इंडियन का है, लेकिन इंडियन ओरिजिन का है, अब वो इंडिया घूमने आता है, तो उसके जगह पर 60 दिन की जगह पर 182 दिन माना जाएगा। जैसे होता क्या है ना, जैसे मान लो कोई NRI है ठीक है, उसके पूर्वज जो है भारत के हैं, लेकिन वो लोग बसा हुआ है अमेरिका में, मान, अब वो लोग आया कि हम लोग जा रहे हैं पूरा भारत दर्शन करने जा रहे हैं, तो भारत दर्शन करते करते मान लो 60-65 दिन हो गया उसको, अभी 60-65 दिन उसको हो गया भारत दर्शन में, तो आपको लगा कि वो तो 60 डेज वाला रूल पूरा कर लिया, तो वो बेसिक कंडीशन पूरा कर दिया। तो जब वो बेसिक कंडीशन पूरा कर दिया तो आप उससे अब टैक्स वसूलेंगे पूरा। जब आप उससे टैक्स वसूलेंगे, वो आया, बाहर से आया, आपके देश में रहा, यहाँ पे खर्च किया, फॉरेन करेंसी आपके यहाँ पर आया, और तो और आप उससे टैक्स भी वसूल रहे हैं, तो वो फिर आएगा दूसरी बार, या फिर वो अपने लोगों को आने के लिए देगा यहाँ पे कभी भी? तो नहीं आने देगा, बोलेगा वहां तो यार जाओ भी, खर्चा भी करो और आते आते टैक्स भी दे करके आओ, तो छोड़ो वहां नहीं जाना है, ठीक है। तो इसलिए उन्हीं लोगों को रिलैक्सेशन देने के लिए ये 60 डेज की जगह पर 182 डेज लगाया गया है, ठीक है। ये तो दो एक्सेप्शन हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पे पहला है, फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, डे ऑफ एंट्री एंड एग्जिट should be included in the period of stay in India। मीन्स हम लोग जो 182 डेज या 60 डेज जो ले रहे हैं, उस दिन में डे ऑफ एंट्री और डे ऑफ एग्जिट दोनों इंक्लूड किया जाएगा। मीन्स जिस दिन आप भारत आए वो भी इंक्लूड होगा, और जिस दिन आप भारत छोड़ के गए वो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा, कि आप दोनों उसी दोनों दिन कहाँ थे, भारत में ही थे, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट स्टे शुड बी कंटिन्यूअस, रादर टोटल स्टे ड्यूरिंग द ईयर शुड बी 182 डेज और 60 डेज एज द केस मे बी। अब यहाँ पर जो 182 डेज का कॉन्सेप्ट है या 60 डे का कॉन्सेप्ट है कि आपको 182 दिन रहना है, तो जरूरी नहीं है कि ये एक सिंगल स्ट्रेच में हो, जरूरी नहीं है कि एक सिंगल स्ट्रेच में हो। ये 182 डेज एक बार कंटिन्यूअस रहने का जरूरत नहीं है, आप इसको तोड़ करके भी रह सकते हैं कि पहला बार आए तो 60 दिन रह गए, दूसरा बार आए तो 60 दिन रह गए, फिर 50 दिन रह गए, फिर 30 दिन रह गए, बस उतना ही बार आए पिछले बार, तो 6 6 12 6 18 2 20 200 दिन लगभग हम लोग रह गए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 182 डेज जो है वो कंटिन्यूअस रहा जाए, ये फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन ये हमारे प्रीवियस ईयर में ही होने चाहिए, ठीक है। ये दो रूल था। तो ये था हमारा बेसिक कंडीशंस प्लस उसका एक्सेप्शंस प्लस कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडिशनल कंडीशंस को। तो एडिशनल कंडीशन में देख लीजिए, एडिशनल कंडीशन नंबर 1 में क्या है फिर ड्राइंग को मैं समझाऊंगा, पहले यहाँ पे देख लीजिए।
he has been resident in India in at least 2 out of 10 previous year. 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year. ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या बोलता है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके, मीन्स 19-20 को मैंने छोड़ दिया, देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैंक कर दिया यहाँ पर 19-20 को छोड़ करके उसके पूर्व के 10 वर्षों में, तो पूर्व के 10 वर्ष ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूर्व के 10 वर्षों में वो किसी भी 2 वर्ष क्या रहा हो, रेसिडेंट रहा हो, किसी भी 2 वर्ष रेसिडेंट रहा हो। तो किसी भी 2 वर्ष रेसिडेंट रहा हो मतलब वो बेसिक का एक और एडिशनल का दोनों सेटिस्फाई किया हो, कभी भी 2 साल में, पिछला 10 साल में कभी भी 2 साल वो रेसिडेंट रहा हो। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कंडीशन को पूरा कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि उसने दूसरे एडिशनल कंडीशन को पूरा किया। ठीक है, अब दूसरा एडिशनल कंडीशन क्या है? दूसरा एडिशनल कंडीशन बोलता है कि he has been in India for a period of 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year। मतलब यदि कोई भी व्यक्ति रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके उसके पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे ज्यादा रहा हो तो कहा जाएगा कि उसने दूसरे एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई किया। ठीक है, तो दीज आर द एडिशनल कंडीशन। ठीक है, now I hope you have understood the basic conditions and additional conditions. Now let us move back and have a look at that table where we have discussed different types of residents. The table shows that there may be 3 types of resident, 1, 2 and 3. The first one is resident but ordinarily resident. Means any person who have satisfied any of the 2 basic conditions, that is A or B. Means 182 days वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर लो, है ना, या फिर एक क्या था, एक था 60 डेज प्लस 365 डेज वाला, यही था ना, ये क्या था, बढ़िया से देखेंगे पीछे साइड में जाकर के। तो ये अगर सेटिस्फाई कर लिया हो तो भाई दोनों में से कोई एक भी पूरा कर लिया तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाए। और अगर उसने दोनों एडिशनल कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना है उनको, तो ये वाला क्या था, 2 out of 10 प्लस 730 दिन वाला कंडीशन। ठीक है, फिर रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसे कहा जा रहा है, तो बोलता है कि एनी ऑफ द 2 बेसिक कंडीशन, मींस इन दोनों में से कोई एक पूरा किया और एडिशनल का कुछ भी पूरा नहीं किया तो वो दूसरा वाला माना जाएगा। और नॉन रेसिडेंट जो है वो तो भाई बेसिक ही पूरा नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये इररिलेवेंट है देखना हमारे लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा इसी को थ्योरेटिकली लिखा हुआ है कि रेसिडेंट, an individual is said to be resident in India if he satisfies any of the basic condition. If he satisfies any one of the basic condition. Resident and ordinarily resident. An individual is said to be resident and ordinarily resident in India if he satisfy any one of the basic condition and both the additional conditions और नेक्स्ट है आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही satisfy any one of the basic conditions but does not satisfy both the additional condition। बोथ नहीं कर रहा मतलब हो सकता है एक कर रहा हो तो कोई मतलब नहीं है उसके लिए,
और नॉन रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाई नन ऑफ द बेसिक कंडीशन, ठीक है। तो दीज आर द types of residential status and these are the conditions which should be fulfilled by the persons for being a resident or non-resident or not ordinarily resident, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कंपनीज की, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। हालांकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा रेसिडेंशियल स्टेटस का, तो आप इंडिविजुअल का तो लिखना ही लिखना है आपको, साथ में थोड़ा सा और आप कंपनी के बारे में भी लिख सकते हैं। तो ए कंपनी वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ it is an Indian company. It is an Indian company and its place of effective management in that year is in India. So what is the meaning of place of effective management? It means a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the business of an entity as a whole are in substance made. मीन्स की मैनेजमेंट जहां पर रहते हैं और जहां पर बिजनेस से संबंधित सारे निर्णय लिए जाते हैं, वही आपका इफेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस, इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। तो इसे आप एक बार दो बार अपना देख लें, समझ लें, कभी हेल्प ले लें, और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से करना है। और अगर एग्जाम में ये सवाल आता है तो आप कोशिश कीजिए, ये सारे ड्राइंग्स जो मैंने आपको बताए हैं आप इसी हिसाब से बनाएंगे, तो जो एग्जामिनर होगा आपका कॉपी जो जांचने वाला है, उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे ने ढंग से बताया है। तो आप जो है इस चीज़ को ध्यान से देखें, एक बार दो बार, जो भी समझ में आ जाए आपको, ठीक है। किसी भी तरह का अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बोल सकते हैं, या हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है उसमें भी आप अपना क्वेरी मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ।